दोस्तों नमस्कार। डेली न्यूज करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी व अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां प्रॉपर न्यूज करंट अफेयर्स एनालिसिस पूछा जाता है उसके लिए ये आपकी क्लास बहुत ही उपयोगी होती है। तो आइए हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाइएगा, वीडियो आपको कैसे और क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चर्चा में रहने वाला विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इसके पहले चरण का आयोजन 16 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ। अगला है दूसरे चरण का आयोजन 3 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 के मध्य कहां? नई दिल्ली में हुआ। अगला, इस फेस्टिवल का आयोजन संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अब आपने क्वेश्चन भी देख लिया होगा, अपना आंसर भी लगा लिया होगा। अब बात करें, यहां देखिए विरासत, तो आपको लगेगा कि ये विरासत कोई संस्कृत मंत्रालय की पहल होगी, जैसे आप धरोहर विरासत की चर्चा पर चर्चा करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तब ये क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो विरासत पहल है ये किस मिनिस्ट्री की है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। किस मिनिस्ट्री के है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसी को किस नाम से जाना जाता? वस्त्र मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वस्त्र मंत्रालय की पहल है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता। इसमें भारत के जो प्रसिद्ध जो स्थान विशेष के जो वस्त्र उत्पाद हैं उसको क्या किया जाएगा? जो अभी अमृतकाल मनाया जा रहा है उसके दौरान इसको प्रदर्शित करने की क्या दिखाए जाने को लेकर इस त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। तो यहां तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा और पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए विरासत प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसका पहला फेज कब से कब के बीच हुआ? तो ये 16 दिसंबर, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, इससे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 16 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 के बीच हुआ। और दूसरा फेज ये कब हुआ? तो ये 3 जनवरी से, इसीलिए चर्चा में बना क्योंकि 3 जनवरी से इसका शुभारंभ हो चुका है, यानी आज के ही दिन से। तो 3 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 के मध्य होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 है गलत, तो जिनमें 3 है उसको काट दीजिए। ए भी कट गया, ए भी कट गया, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्योंकि पूरे भारत में आप देखोगे, भारत में विविधता केवल भौगोलिक स्तर पर नहीं है, बल्कि खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, इन सब को लेकर भी क्या है? डाइवर्सिटी, विविधता पाई जाती है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता? विविधता में एकता वाला देश के नाम से जाना जाता है। उसी विविधता को लेकर भारत में जो महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की साड़ियां पहनी जाती हैं वो अलग अलग नामों से, यानी अपने स्पेशल क्वालिटीज के लिए जानी जाती हैं। जैसे महेश्वरी, मध्य प्रदेश में जाओगे तो चंदेरी, महेश्वरी साड़ी, ऐसे तमिलनाडु में कांचीपुरम साड़ी, ऐसे बनारसी साड़ी, न जाने कितनी वैरायटी की। तो इसमें कुछ प्रमुख जो साड़ियां हैं भारत की प्रसिद्ध हैं उनको हमने यहां कवर किया। और यहां कवर करने का मतलब था कि ये आपका जो अभी पीछे वाला विरासत अभियान हमने आपको बताया उसमें इन साड़ियों को भी प्रदर्शित करने की यानी कोशिश की गई थी, ताकि भारत की जो प्रमुख या प्रसिद्ध साड़ियां हैं उनमें इससे जो लगे हुए लोग हैं उनको रोजगार अच्छे से मिल सके। तो इसमें पहली है कौन? ये क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? पहला दिया गया पोचमपल्ली साड़ी तेलंगाना की है क्या? अगला
अन्नी सिल्क साड़ी तमिलनाडु की है क्या? अगला करवत कठी साड़ी महाराष्ट्र की है क्या? अगला जांगला सा, आप जैसे ही उत्तर प्रदेश की सुने होंगे कि बनारसी साड़ी, वैसे कौन सी है? जांगला साड़ी उत्तर प्रदेश की है क्या? अगला तंगालिया साड़ी गुजरात की है क्या? अगला फूलकारी साड़ी आंध्र प्रदेश की है क्या? अब आपको बताना है कि इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पोचमपल्ली पूछे तो ये तेलंगाना, याद कर लीजिए पोचमपल्ली साड़ी कहां की है? तेलंगाना की। अन्नी सिल्क पूछे, बाकी तो आप जानते हो कांचीपुरम, हमने यहां पर उनको उठाया जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर आप कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो अन्नी सिल्क साड़ी पूछे तो ये तमिलनाडु की है, ये भी सही सुमेलित है। करवत कठी, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में एक पैठनी, महाराष्ट्र की एक और ध्यान रखिएगा, पैठनी, और दूसरी कौन? करवट कठी। कौन सी? करवट कठी। तो ये कहां की है? करवत कठी और पैठनी दोनों महाराष्ट्र की साड़ी हैं, और जांगला ये उत्तर प्रदेश की है। यहां पर अब गलती कर दोगे, आपको लगेगा कि जांगला का नाम तो उत्तर प्रदेश में सुना ही नहीं, लेकिन याद रखिए जांगला साड़ी कहां की है? ये उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तंगालिका कहां की है? गुजरात की। पटोला यहीं पर गुजरात की, एक और याद रखिएगा, पटोला। अगला कौन? जामधानी, पटोला जामधानी, ये कहां की है? तो ये गुजरात की है। अगला फूलकारी, ये है गलत, क्योंकि फूलकारी आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये कहां की है? फूलकारी पंजाब की है। फूलकारी मित्रों कहां की है? पंजाब की। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 1 2 3 4 5, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हमने बताया, एक बार फिर से रिवाइज करवाते, पोचमपल्ली पूछे तो तेलंगाना, अर्नी सिल्क पूछे तो तमिलनाडु, करवत कठी व पैठनी पूछे तो कहां की? महाराष्ट्र की। जांगला पूछे तो यूपी की। तंगालिका पूछे तो गुजरात की। और गुजरात की है पटोला। कौन सी? तंगालिका, पटोला। ये पूछे कहां की? गुजरात की। जामधानी पूछे तो कहां की? गुजरात की। फूलकारी कहां की है? तो ये फूलकारी कहां की जाती है? तो आप कहेंगे पंजाब। फूलकारी कहां की जाती? पंजाब। लेकिन कलमकारी पूछे, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कलमकारी पूछे, फूलकारी पंजाब की है, लेकिन कलमकारी पूछे तो आंसर क्या लगाओगे? आप कहोगे सर कलमकारी कहां की है? तो ये कलमकारी आंध्र प्रदेश। कलमकारी कहां की लगाओगे? कलमकारी पूछे तो आंध्र प्रदेश। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप जानते हो ये जो लखनऊ में होती हैं, या बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी, तो हमने जीआई टैग में बाकी चीजें बहुत सारी आपको जीआई टैग में भी बताई थी, तो वहां से भी आप आगे ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3 आपका, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने खनिज को कहां से उठा लाए? ध्यान दीजिएगा, ये पहले क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। मैंगनीज की खानें, दूसरी तरफ राज्य। अब यहां मैंगनीज की खानें आप देखोगे कि आपका जो ये करंट अफेयर्स का प्रॉपर न्यूज एनालिसिस होता है, इसमें जो चीजें करंट में बनी होती उसी से रिलेटेड स्टैटिक वाला भी शामिल किया जाता है। मित्रों विश्वास करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला, बालाघाट मध्य प्रदेश में है क्या? यानी मैंगनीज की खानें हम क्या, यानी लोहा, कोयला इत्यादि याद कर लेते हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज कर देते हैं। और ये आपका जो यहां हमने उठाया है क्वेश्चन, ये जो आपकी एनसीईआरटी में मानचित्र बना है उससे हमने यहां उठाने की कोशिश की। तो मैंगनीज की खाने, यानी बालाघाट क्या, ये मध्य प्रदेश में है क्या? अगला बोनाई उड़ीसा में है क्या? बेलारी कर्नाटक, भंडारा महाराष्ट्र। इनको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवाना है और सही आंसर का चुनाव करना। तो यहां पर 1 के सामने ए आएगा, 2 के सामने बी आएगा, 3 के सामने सी आएगा, 4 के सामने डी आएगा, यानी 1A B C D ये पहले से सुमेलित है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। याद रखिए अभी चर्चा में क्यों बन गया, तो ये एक आपकी कौन है? मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, ये क्या करती है? ध्यान दीजिएगा, ये लार्जेस्ट किसकी? तो मैंगनीज, लार्जेस्ट मैंगनीज का उत्पादन भारत में करती है। तो इसके द्वारा भारत में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन किया जाता है? मैंगनीज का उत्पादन किया जाता। नाम क्या है कंपनी का? मैंगनीज और
इंडिया लिमिटेड कंपनी, ये मिनी रत्ना कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, मिनी रत्ना कंपनी, वो भी जो श्रेणी 1 आती है, इसमें 2 है मिनी रत्ना में, श्रेणी 1 व श्रेणी 2, तो उसी में मिनी रत्ना श्रेणी 1 की कंपनी है। और इसके द्वारा भी चर्चा में ये बनी क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन रहा है ये काबिले तारीफ रहा, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन किया गया। अब बात करें मैंगनीज का उत्पादन में कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। तो ये जो बेल्ट है मध्य प्रदेश या उसके आसपास वाले क्षेत्रों में, इनके द्वारा प्रमुख रूप से मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ बालाघाट, इसके लिए मैंगनीज उत्पादन के लिए बालाघाट भी ध्यान रखिएगा। मैंगनीज के लिए तो मध्य प्रदेश का बालाघाट, मध्य प्रदेश के बगल महाराष्ट्र का भंडारा, महाराष्ट्र का भंडारा यानी भा, ऐसे याद रखिए, दिमाग में बैठाइए। बालाघाट मध्य प्रदेश का, भंडारा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के नीचे उतरोगे कर्नाटक, कर्नाटक का बेलारी, कौन लारी, बेलारी, कर्नाटक का बेलारी, और उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा का ये आप मिस कर सकते हो बोनाई, बोनाई कहां है, उड़ीसा। तो दिमाग में मानचित्र में बैठाइए, मध्य प्रदेश का बालाघाट, उसके बाद महाराष्ट्र का भंडारा, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का कौन, बेलारी, कर्नाटक का बेलारी, और बेलारी के बाद बोनाई, उड़ीसा का बोनाई। ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, ये मैंगनीज उत्पादन के लिए जाने जाते। जब भी ये बैठिए तो ऐसे दिमाग में आपके चलनी चाहिए कि मैंगनीज की खाने कहां कहां पर पाई जाती हैं, तो दिमाग में चलना चाहिए। कौन, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, अब आपको आना चाहिए मध्य प्रदेश का कौन सा, बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट, महाराष्ट्र का भंडारा, मध्य प्रदेश का बालाघाट, महाराष्ट्र का भंडारा, कर्नाटक का बेलारी, उड़ीसा का बोनाई, उड़ीसा का बोनाई। पूरा संगीत बना लो, पूरा इतनी बार रिवीजन कर लो कि दिमाग में बैठ जाए। तो ये खाने किसके लिए, मैंगनीज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इनमें से चाहे कोई आ जाए, मध्य प्रदेश का बालाघाट, महाराष्ट्र का भंडारा, कर्नाटक का बेलारी, उड़ीसा का कौन, कौन सा, बोनाई, उड़ीसा का बोनाई। और उड़ीसा का एक और ध्यान दीजिएगा, केंदुझार, केंदुझार भी उड़ीसा की किसके लिए जानी जाती है, तो उड़ीसा की केंदुझार मैंगनीज उत्पादन के लिए जानी जाती। तो बोनाई के साथ उड़ीसा की एक और लिख लो, केंदुझार, उड़ीसा की कौन, केंदुझार, उड़ीसा की केंदुझार किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो मैंगनीज उत्पादन के लिए जानी जाती। ये प्रमुख केंद्र हैं जो मैंगनीज उत्पादन के लिए क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने है कि 2 जनवरी 2013 को लॉन्च की गई कौन, स्मार्ट योजना के संदर्भ में क्या सही है, अभी कौन सी योजना शुरू की गई, स्मार्ट। अब आपको लगेगा कई लोग क्या स्मार्ट के चक्कर में स्मार्ट सिटी ही लगा देंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी, यहां ए से आपका क्या है, आयुर्वेदा, यहां ए से क्या उठा लीजिए, आयुर्वेदा, यानी भारत में आयुर्वेदा पर रिसर्च करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, रिसर्च आयुर्वेदा से संबंधित ज्ञान विज्ञान को प्रमोट करने के लिए, विश्व के अन्य लोगों को आकर्षित करने के लिए, इन सबके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम अब लॉन्च की गई, उसी का नाम क्या है, इसी का नाम स्मार्ट योजना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह, यानी 2, एक तो ये याद रखिएगा, ये आयुर्वेदा के अंतर्गत 2 शिक्षण संस्थान है, एक को कहा जाता NCISM और दूसरे को CCRAS कहा जाता। तो ये NCISM और CCRAS इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया, और नाम से ही पता इसका संबंध किससे है, आयुर्वेदा से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कई लोग क्या करते, ऑप्शन नहीं देखते, पहले से एक पैटर्न पे वो आंसर कर रहे होते, उनमें लगता सी 1 2 तो दोनों सही होगा, लेकिन अब पीछे से ऐसे घुमा रहा, तो हमने भी ऐसे स्टेटमेंट डाले हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद, 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 भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अभी एक संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। आपने देखा होगा आयुर्वेद के लिए, वेद के लिए पीछे का अगर करंट रिवाइज करें तो इसका विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, क्या पूछा जाए, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ, तो ये कहां किया गया, गोवा में किया गया। और यहीं पर गोवा में यानी आयुर्वेद से संबंधित इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। आयुर्वेद से संबंधित इंस्टीट्यूट कहां होगा, यानी गोवा में, और इसके बाद यूपी के गाजियाबाद में,
यूपी के गाजियाबाद में 3 इंस्टीट्यूट स्थापित होंगे। ये यूपी वाला भी ध्यान रखिएगा, यूपी के गाजियाबाद में यूनानी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। कौन सी? यूनानी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। कौन सी यूनानी? और दिल्ली में पूछा जाए, नई दिल्ली में कौन सा इंस्टीट्यूट बनेगा? तो ये होम्योपैथी। कौन सा? होम्योपैथी। कौन सा? होम्योपैथी। तो 3 इंस्टीट्यूट हमने बताया। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पूछे तो ये गोवा में स्थापित होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी पूछे तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कौन? होम्योपैथी पूछे तो नई दिल्ली में। और ये 11 दिसंबर अभी जो मोदी जी के द्वारा इन तीनों का शिलान्यास किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, इस बार की जो विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन किया गया वो कहां किया गया? ये किया गया है गोवा में। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। अब ये कहा गया कि दिसंबर, इस चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये कहा गया दिसंबर 2023 तक ये बनकर क्या हो जाएगी? यानी बनकर तैयार हो जाएगी। बनकर तैयार हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो गया? चर्चा में आ गया। 4 ऑप्शन है। कोच्चि, अगला कोलकाता, अगला नागपुर, अगला चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कोलकाता में भी कौन सी नदी? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। नदी पूछे तो हुगली नदी पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। कहां? कोलकाता, हुगली नदी। राज्य पूछे तो ये पश्चिम बंगाल। राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल। और मेट्रो सिटी पूछे, मेट्रो सिटी कहां बन रही? तो मेट्रो सिटी, यानी ये मेट्रो सिटी पूछे तो ये मेट्रो सिटी के लिए कौन? कोच्चि। कौन? कोच्चि। यानी मेट्रो सिटी पूछे तो कौन सी? कोच्चि। अंडर वाटर मेट्रो पूछे तो ये कोलकाता। और नागपुर में ध्यान दीजिएगा, अभी कौन सा? तो नागपुर में कौन? यानी एक इंडियन कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन। और इसमें एक चीज कल हमने आपको जल्दबाजी में उल्टा बता दिया था, उसको जो लोग पीछे के वीडियो देख रहे हैं सही कर लीजिएगा। यानी उसमें जो क्वेश्चन था उसको सही कर लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडियन साइंस कांग्रेस ये कौन सी नंबर की है? 108वीं नंबर की है। और 108वीं नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहां किया जा रहा? नागपुर में किया जा रहा है। नागपुर में किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अगर पहली पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? तो 1914 को कहां हुआ था? कोलकाता। और इसी में हमने पहली को क्या बता दिया था? नागपुर। उसको सही कर लीजिएगा। और अब वाली दिल्ली बता दिया था, तो अब वाली कहां? नागपुर में हो रही है। और 1914 में कहां हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता में पहली हुई थी 1914 में। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। इस बार की 108वीं है। और इसकी थीम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप थीम को क्या लिख दीजिए। इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण को भी शामिल करते हुए समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का इस बार थीम में प्रयास किया गया है। तो आप थीम हम कल बता चुके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसकी थीम क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज को शुरू किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज को शुरू किया गया? इसका आंसर आप लोग बताइए। किस मंत्रालय के द्वारा? कौन सा? प्रज्वला। किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज को शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर बताइए। तो एक है शिक्षा मंत्रालय, एक कौन है? शिक्षा मंत्रालय है। अगला कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला कौन सा है? रक्षा मंत्रालय। अगला कौन? सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर सोच लिए होंगे। इसका सही जवाब होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसमें ग्रामीण विकास के स्तर पर नए आइडियाज आए, लोगों के द्वारा अपने आइडियाज शेयर किया जाए। तो एक चैलेंज का मतलब क्या हुआ? इसमें एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको क्या करना होता? अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हो, साथ में जो प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुल मिला के जागरूकता एक प्रकार का अभियान है। तो ये प्रज्वला चैलेंज पूछा जाए तो ये किस? ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, हाल ही में लॉन्च किया गया उत्कर्ष 2.0 का संबंध क्या है? ध्यान दीजिएगा, 2019 से लेकर 2022 तक पहले फेज में यानी जो लॉन्च किया गया ये क्या था? उत्कर्ष।
3 सालों के लिए लॉन्च किया गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या करता है? निगरानी, मॉनिटरिंग करने के लिए आरबीआई द्वारा किसके लिए? मॉनिटरिंग करने के लिए। मॉनिटरिंग करने के लिए किसको लॉन्च किया गया था? तो आरबीआई के द्वारा मॉनिटरिंग करने के लिए पहले फेज में उत्कर्ष 1.0, जिसे उत्कर्ष नाम दिया गया, उसको लॉन्च किया गया। तो उत्कर्ष का संबंध आपका समझ में आ चुका होगा। आरबीआई बोले तो बैंकिंग क्षेत्र में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंकिंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंकिंग हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंकिंग। अब ये चर्चा में क्यों बन गया? क्योंकि 2022 से लेकर 2025 तक अगले 3 सालों के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए फिर से आरबीआई के द्वारा उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी, कहां? अलमाटी कजाकिस्तान में है, संपन्न फाइड यानी FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब कोनेरू हम्पी को प्राप्त हुआ। तो आंसर है कि कोनेरू हम्पी के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? तो ये क्या? गोल्ड मेडल जीता गया, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रजत। कोनेरू हम्पी का ध्यान रखिएगा, रजत पदक जीता गया। और यही कजाकिस्तान की एक महिला प्लेयर, कजाकिस्तान की एक महिला प्लेयर के द्वारा कौन सा? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है। उनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उस महिला का नाम क्या है, प्लेयर का, जिसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। और ये कोनेरू हम्पी को कौन सा? रजत पदक प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के द्वारा तीसरी बार, एक दो नहीं, तीसरी बार के रूप में किस देश में शपथ ली गई है राष्ट्रपति के रूप में? तो ये तीसरी बार कौन नाम है? लुइज। ये नाम अपनी कॉपी में भी ऐसे लिखते चलिए, तभी याद होगा। लुई इनासियो, कौन सा? लुई इनासियो लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा ये तीसरी बार कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये कहां के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील। कहां के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। कहां के राष्ट्रपति बने? ब्राजील के बने हैं। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर है। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे क्या कहा जाता? इन्वायरमेंट। जिसे क्या कहा जाता? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये आपका ध्यान दीजिएगा। मान लो कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, तो इंडस्ट्री लगाने से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, उसके संबंध में जो आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसी को पर्यावरण प्रभाव आकलन कहा जाता। और इसका जो नियम है, पर्यावरण प्रभाव रूल्स, ये कब आया? 2006 में। या ध्यान दीजिएगा, ये रूल्स कब आया? 2006 में लाया गया है। और एक किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण प्रभाव आकलन जो किया जाता है, इसी रूल्स में अभी 2021 में क्या किया गया? संशोधन भी किया गया। तो अब आपका पूछेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन आखिरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जारी किया गया क्या, या वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, किस अधिनियम के अंतर्गत इसे जारी किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप वन संरक्षण सोच रहे हो कि पेड़ पौधों को नुकसान होता है, तो ये होगा जी नहीं, पर्यावरण। किसको? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन का मतलब हुआ कि आप जो भी इंडस्ट्री या उद्यम लगाने जा रहे हो, लगाने के पहले मूल्यांकन किया जाएगा कि आखिरकार उससे कितना पर्यावरण को प्रभाव यानी नुकसान होने वाला है। इसी को पर्यावरण प्रभाव आकलन के नाम से जाना जाता। अब कल वाले क्वेश्चन का तेजी से हम लोग करते हैं रिवीजन। नेशनल कैंसर ग्रिड के संदर्भ में बताना था क्या सही? 2012 में सृजन हुआ, सही है। संपूर्ण भारत में कैंसर केयर के लिए एक समान मानदंड स्थापित करता, सही है। या एक वायरस जनित बीमारी, जी नहीं, ये जो अनियंत्रित कोशिका के विभाजन से होता। तो इसका सही आंसर 1, 2 सही था। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारत किसके साथ सिविल न्यूक्लियर समझौता किया है? जापान भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, बांग्लादेश भी, वियतनाम। तो इसका उपयोग सही आंसर सही था। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत के द्वारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स
कब? तो 2018 में घोषित किया गया। अब 2023 से पूछे तो कौन सा ईयर है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब? 2023 में घोषित किया गया। तो ये 23 वाला भी और भारत का भी 18 वाला ध्यान रखिएगा। अगला है कौन से युग्म इसमें सही सुमेलित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र, बिल्कुल सही था। डिफेंस कौन सा? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन केरल, ये सही था। नेशनल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी हैदराबाद, ये भी सही। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही थे, यानी सी आंसर होगा। अगला कौन है? दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना हुआ? 1,49,507 करोड़। कितना? 1,49,507 करोड़। अगला है इसरो के द्वारा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब था 2024। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2023 को आयोजित 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के संदर्भ में क्या सही? 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। जी नहीं, कहां होगा? ये नागपुर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत, तो इसको काट दीजिए। 2023 में इसकी थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये है सही। अगला, पहली बार इसका 2014 में 1914 में कोलकाता में हुआ था, ये भी सही। तो ये यहां पर 2 और 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। अगला, भीम यूपीआई के संदर्भ में क्या सही था? एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया, सही है। 2016 में लॉन्च किया गया, सही है। भूटान इसे पहली बार अपनाया, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? सभी। अगला, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत बेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री कौन सी? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला, पीएम विकास का संबंध उस्ताद योजना जो चल रही थी हुनर अल्पसंख्यकों को सिखाने के लिए, तो उसी को विकास अब नाम दिया गया। तो इसका कौन मंत्रालय हो जाएगा? अल्पसंख्यक मंत्रालय। निम्नलिखित में से किनका संबंध एमएसएमई से है? उद्यम पोर्टल, ये भी सही है। चैंपियंस पोर्टल, ये भी सही है। संबंध, ये भी सही है। समाधान, ये भी सही था। ट्रेड्स, ये भी था। इसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट, ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सभी सही है। अगला, ई श्रम पोर्टल की नोडल एजेंसी कौन है? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पहला सही था। अगला, जल संभर विकास कार्यक्रम किसकी कौन क्रियान्वयन करता है? तो पहला वाला आंसर था भूमि संसाधन विकास विभाग। अगला, कौन सही युग्म बताना था? तो ये भी आप नेशनल एक्वाफायर इमेजिंग मैपिंग, ये कौन? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये सही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। सुजलाम सुफलाम अभियान गुजरात का था। मिशन काकती तेलंगाना। नीरू चेतु आंध्र प्रदेश। जल जीवन हरियाली बिहार। और जल ही जीवन, तो ये राजस्थान, जल ही जीवन है, ये कहाँ? हरियाणा की थी। और उसके बाद आपका स्वावलंबन राजस्थान की। और ये इसमें सभी युग्म क्या है? सही सुमेलित है। तो ये आप सारे जान चुके। अगला, अटल भूजल योजना जो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है, भारत के कितने? तो ये 7 राज्यों में शुरू है। और 7 राज्यों में हमने बताया था हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद एमपी के बाद यूपी, कर्नाटक, ये 7 राज्य हैं जहां पर कौन? तो अटल भूजल योजना चल रही, जो भारत के स्ट्रेस्ड वाले, वाटर स्ट्रेस्ड वाले राज्य हमने कहा था जल दबाव क्षेत्र तब घोषित किया जाता जब 1700 क्यूबिक प्रति मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र में इससे कम हो जाती, तो इसी को जल दबाव क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन हमने क्या जो कल के थे उसको भी रिवाइज कर दिए। तो आज के 10 क्वेश्चन, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देके जाइएगा। अगली क्लास में फिर तब मिलेंगे। कल क्लास लाइव आपकी होगी 8 बजे। 8 बजे सभी लोग आ जाइएगा। तो 8 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। 8 से 9 हम करंट का निपटारा करेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को एग्जाम टीम की तरफ से अब आखिरी में कौन आरओ का जो टेस्ट है वो लॉन्च कर दिया गया। 20 टेस्ट जीएस के और 20 टेस्ट हिंदी के आपके एक टेस्ट हो भी चुका, आप टेस्ट देख लीजिए। और जो लोग इच्छुक हैं 99 रुपये मात्र रखा गया, जिसमें पीडीएफ बहुत सारी अन्य चीज़ें आपको जो ज्वाइन करते हैं उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन करें। 99 रुपये कुछ भी नहीं होता है। और 99 इसलिए रखा गया क्योंकि आप तनिक सीरियस होकर टेस्ट दें, तो आप एक बार उसको ज्वाइन
करके तो देखिए तो कि 99 रुपए में आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। और यकीन मानिए एग्जाम में क्वेश्चन पीसीएस, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी तीनों में उस टेस्ट से मिलने वाले हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर, ये देखो एक नंबर यहां दिया है 73 11 17 48 88, या फिर 9919698146, इन दो में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जैसे आपको पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि आप कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, तो सब कुछ वहां आपको यानी बताया जाता है। ठीक, इसी के साथ क्लास यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।